स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में अपनों ने पृथक्करण के बारे में पढ़ा और उसमें आइसोलेशन के बारे में देखा। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और इनको एग्जाम्पल सहित अपन देखेंगे। और इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ सकते हैं। टिप्पणी लिखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ओके, तो अपन देखते हैं आंसर। म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या आता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सेकेंड आता है जीन म्यूटेशन। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। तो देखिएगा, गुणसूत्र में होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्री या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। क्या होता है कि गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है ना, उत्परिवर्तन होता है, उसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है, ठीक है। और सेकेंड होता है चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, संरचना होती है ना, उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन। क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन। तो देखिएगा, गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन सामान्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं ना, उसकी जो संख्या में जो परिवर्तन आते हैं वो काय में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जो परिवर्तन होते हैं ना, वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। तो फर्स्ट देखिएगा, ट्रायोसोमिक, ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड और पॉलीप्लोइड। ओके, इसके बाद क्या आता है, आगे देखिएगा, जो ट्रायोसोमिक फॉर्म में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। क्या होता है? जो ट्रायोसोमिक होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या एक अतिरिक्त होती है। ओके, फिर क्या होता है, ये अभियोजन नॉन डिसजंक्शन या रिडक्शन डिवीजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं ये? या तो रिडक्शन के डिवीजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर नॉन डिसजंक्शन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है ओएनोथोरा। ओएनोथोरा जो पौधा होता है ना, ठीक है ना, उसमें बताया गया है। ये काय में होते हैं? तो ये पौधों में होते हैं। कौन से होते हैं? गुणसूत्रों की जो संख्या में परिवर्तन होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जिसमें 15 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि जनक ओएनोथोरा लेमार्कियाना में 14 होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो जनक होता है इसका, उसमें 14 होते हैं, लेकिन जो ओएनोथोरा जो इसके फिर उसकी जो पैतृक जनन के बाद में जो पीढ़ी बनती है ना, उसमें होते हैं 15 गुणसूत्र। ओके, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आता है गुणसूत्रों की रचना में होने वाले परिवर्तन। अपनों ने संख्या में परिवर्तन देख लिया, अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर में परिवर्तन। तो देखिएगा, अन्य प्रकार के गुणसूत्री उत्परिवर्तन में गुणसूत्र में कुछ रचनात्मक परिवर्तन। क्या होता है कि कुछ रचनात्मक परिवर्तन होते हैं ना, रचनात्मक परिवर्तन उनकी आंतरिक व्यवस्था में हो सकते हैं। जो रचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी आंतरिक व्यवस्था में हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखो, डिलेशन ऑफ डिफिशियंसी। क्या होता है इसमें? या तो डिलेशन और डेफिशियंसी। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में किसी छोटे भाग के अलग हो जाने व बाद में नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है, न्यूनता पैदा होती। क्या होता है, गुणसूत्र का जो छोटा भाग होता है उसके अलग हो जाने व बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाने के कारण क्या हो जाती है, उसकी न्यूनता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इस क्रिया में विलोपन के विपरीत गुणसूत्र में एक और अतिरिक्त गुणसूत्र का भाग जुड़ जाता है। इस क्रिया में होता है कि विलोपन के अतिरिक्त या फिर विपरीत गुणसूत्र में क्या हो जाता है, एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। डुप्लीकेशन होता है तो क्या होता है फिर, जिसके फलस्वरूप एक गुणसूत्र एवं जीन्स का अभाव हो जाता है। उसमें एक और गुणसूत्र भाग जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, गुणसूत्र एवं जीन्स का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, तथा दूसरे में क्या हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। अब देखिएगा ट्रांसलोकेशन क्या होता है, कभी कभी किसी गुणसूत्र का एक भाग अलग होकर दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, कभी कभी किसी गुणसूत्र का जो एक भाग अलग होकर दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है, मतलब एक पार्ट उसका अलग हो गया और दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। इस प्रकार के गुणसूत्र में एक दूसरे से अनेक भागों में अदल बदल हो जाती है। इस प्रकार के जो गुणसूत्र हो जाते हैं ना, उसमें अदल बदल हो जाती है। कभी कभी किसी गुणसूत्र का भाग दूसरे में जुड़ गया, कभी दूसरे में जुड़ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दोनों गुणसूत्र में एक दूसरे से अनेक भागों में क्या हो जाती है, हेरा फेरी हो जाती है, फिर अदल बदल हो जाती है। अब नेक्स्ट वाला आता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है, देखिएगा इनमें गुणसूत्र पर स्थित जीनों की संख्या नहीं बदलती है। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र पर जो स्थित जीन होते हैं ना, उनकी संख्या नहीं बदलती है। क्या बदलता है, बल्कि गुणसूत्र का भाग पूर्णतया उल्टा हो जाता है। इसमें मतलब इन्वर्जन होता है, इसमें संख्या नहीं बदलती और गुणसूत्र का जो भाग होता है ना, वो उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्र पर स्थित जीनों का क्रम बदलता है। जिस पर क्या हो जाता है, गुणसूत्र पर जो स्थित जीन होते हैं ना, जीन्स, उनका क्या हो जाता है, उनका उल्टा हो जाना, मतलब उसका क्रम बदल जाता है फिर। ठीक है, इस प्रकार गुणसूत्र में जीनों के विन्यास में परिवर्तन नई जातियों के बनने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, इस प्रकार से विन्यास परिवर्तन हो जाता है ना, तो फिर नई जातियों के बनने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्या होता है, देखो ये पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, 1 से लगाकर 7 6 तक। ठीक है, फिर 7 से लगाकर 12 तक। तो इसमें क्या हो जाता है, इस प्रकार से हेरा फेरी हो जाती है, इस प्रकार से चेंजेस हो गया। तो 1 से लगाकर यहाँ 6 तक है, यहाँ से 1 से लगाकर 6 तक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से लगाकर 4 के बाद में यहाँ पे थोड़ी सी हेरा फेरी हुई। क्या 5 6 का जो पार्ट था ना, वो पार्ट इस पार्ट में जुड़ गया। तो यहाँ पे 4 के बाद 11 12 आ गए, ये इसमें हेरा फेरी हो गई। और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 7 8 9 10 5 6 हो गया। समझ में आया, ये 5 6 वाला जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे जो 11 12 का जो पार्ट था वो यहाँ पे ऐड हो गया। समझ में आया। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और आप इस डायग्राम को समझेंगे ना, जो अपनों ने जो पिछली थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको एग्जाम में आप लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन ट्रांसलोकेशन शो। इसमें क्रोमोसोमल का जो म्यूटेशन हो रहा है उसमें क्या शो कर रहा है, क्या बता रहा है, ये ट्रांसलोकेशन वाली स्टेज को ये बता रहा है। देखिएगा अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वाला आता है अपना जीन म्यूटेशन। देखिएगा जीन म्यूटेशन में क्या होता है, किसी भी प्रकार डीएनए अणुओं के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने पर उनमें उत्पन्न होने वाले प्रभाव में अंतर आता है। क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो डीएनए होता है ना, डीएनए के जो अणु, उनके जो रासायनिक केमिकल कंपोजिशन जो होता है ना, रासायनिक संगठन में क्या होता है, चेंजेस होता है। और उससे होने से क्या होता है, उनसे उत्पन्न होने वाले जो प्रभाव होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, कई क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन में क्या आता है, चेंज आता है, जिससे क्या होता है, उसमें प्रभाव में अंतर आता है। तो क्या होता है, ये परिवर्तन कहलाते हैं जीन म्यूटेशन। ओके, जब डीएनए के अणुओं के जो केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आता है, तब उनके प्रभाव इफेक्ट में अंतर आता है और यही अंतर कहलाता है अपना जीन म्यूटेशन। ओके, फिर क्या होता है, उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं। जो उत्परिवर्तन होते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतान होते हैं ना, जो संतान होते हैं ना, उनमें पहुंचते हैं। इन रूपांतरित जीनों को युग्म विकल्पी या म्यूटेंट जीन कहते हैं। ठीक है, इन जो युग्म विकल्पी जो होते हैं ना, मतलब रूपांतरित जीन, उनको युग्म विकल्पी या क्या कहते हैं, म्यूटेंट जीन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिएगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जीन के ऊपर वायुमंडल के प्रभाव के कारण स्वयं उत्पन्न उत्परिवर्तन।
स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाते हैं। क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, जो जीन के ऊपर वायुमंडल का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसके कारण क्या होता है, स्वयं उत्पन्न जो उत्परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ओके, इसके बाद क्या आता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, ऐसे उत्परिवर्तन जो बाह्य कारणों के द्वारा प्रेरित किए जा सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन या इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपना जो ये क्वेश्चन था, उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये अपनों ने देखा कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इनको अपनों ने एग्जाम्पल सहित देखा। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, कौन सा, 4.4 का माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन। ओके, क्या आता है, माइक्रो, मैक्रो और मेगा इवोल्यूशन। तो इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन क्या है, दीर्घ विकास मीन्स मैक्रो इवोल्यूशन से क्या समझते हैं, इनके प्रमुख प्रकार उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, क्या होता है कि मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है, इसको अपने को एग्जाम्पल सहित बताना है। और इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। टिप्पणी लिखिए काय पे, मैक्रो विकास। देखिएगा इस प्रकार के विकास में जातियों, स्पेसिस, जेनेरा, इनको ये भी बोल सकते हैं, तथा अन्य उच्च श्रेणियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। क्या हो जाता है, इस प्रकार का जो विकास होता है उसमें जातियों, स्पेसीज, जेनेरा तथा अन्य जो उच्च श्रेणियों के जो विकास को होता है ना, उच्च श्रेणियों में जो डेवलपमेंट होता है उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समष्टि पॉपुलेशन के विभिन्न समूहों में विभक्त होने के कारण नए अनुकूलित प्रकार मतलब एडेप्टिव टाइप के विकास का अध्ययन किया गया है। क्या होता है, इसके अंतर्गत जो समष्टि की जो पॉपुलेशन आती है, किसके अंतर्गत, मैक्रो विकास, अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन की जो विभिन्न समूहों में विभक्त होने के कारण जो नए अनुकूलित प्रकार होते हैं ना, एडेप्टिव के, ठीक है, नए अनुकूलित प्रकार तो के विकास का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसे एडेप्टिव रिलेशंस कहते हैं। ओके, फिर आता है इसका अध्ययन सर्वप्रथम हेनरी ऑसबॉर्न 1998, ठीक है, सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था, हेनरी ऑसबॉर्न। कब किया था, 1898 में। कब किया था, 1898 ने स्तनधारियों मेमल्स में किया था। उन्होंने बताया कि किसी एक पूर्वज जाति से विभिन्न जातियों के विकास को रिडक्टिव एडिशन कहते हैं। ओके, क्या होता है कि उन्होंने बताया था कि जो एक जाति या उसके पूर्वज, ठीक है, जाति से विभिन्न जातियों का जो विकास का जो रेडिएटिव रेडिएशन कहते हैं। ओके, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडिएटिव रेडिएशन। और दौड़ने वाले स्तनधारी में 2 प्रकार का होता है, 2 पाद होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन क्या होता है, दौड़ने वाले स्तनधारी। दौड़ने वाले स्तनधारी में रेडिएटिव रेडिएशन होता है और कितने प्रकार का होता है, 2। फर्स्ट होता है डिजिट ग्रेड। क्या होता है, डिजिट ग्रेड। तो देखिएगा ये जंतु अपने पाद मतलब लिम्स की उंगलियों की सहायता से दौड़ते हैं। जो डिजिट जो ग्रेड होते हैं, इसमें जो एनिमल आते हैं वो पादकाई की सहायता से दौड़ते हैं, वो उंगलियों की सहायता से दौड़ते हैं। इनकी कलाई व हथेली की अस्थियां, इनकी जो कलाई होती है ना और हथेली की जो अस्थियां होती हैं, बोन्स, जैसे कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स, तथा टखने व तलवे की अस्थियां जैसे टार्सल्स व मेटाटार्सल्स भूमि के ऊपर मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, समझ में आया कि कौन सी उंगलियां किस प्रकार से होती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि। आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं, काई का कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि। नेक्स्ट आता है अंगुलीय ग्रेड। इसमें क्या होता है, इन जानवरों में हुप पाए जाते हैं। इन जानवरों में क्या हो जाता है, हुप पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, ये दौड़ते हैं। खुर का रूपांतरण होता है। फिर क्या होता है, नेल का रूपांतरण होता है। इनके अंत की अस्थि बड़ी व चौड़ी हो जाती है। फिर क्या होता है, तथा इनका नाखून खुर में बदल जाता है। इनका जो नेल होता है ना, नेल, वो क्या हो जाता है, खुर में बदल जाता है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, हिरन आदि। ओके,
नेक्स्ट आता है ऑसबोर्न। ऑसबोर्न क्या होता है? ऑसबोर्न के अनुसार मतलब वो बता रहे कि क्या बता रहे, घोमुरा जो पूर्वज है ना, घोमुरा जो पूर्वज है कीटभक्षी स्तनधारी है, दांत टीथ फोरफॉर्म पॉइंटेड तथा कम कसपस वाले होते हैं, जिनके द्वारा कमजोर शिकार को आसानी से चबाया जा सकता है। जो कमजोर जो शिकारी होते हैं ना, उनको ये आसानी से क्या करते, आसानी से टीथ के द्वारा, इनके द्वारा क्या करते, चबा लेते हैं। इसी से टीथ रेडिएशन हुआ, इसी से क्या होता है, टीथ रेडिएशन हुआ, जिससे मांसाहारी कार्निवारस, हर्बीवारस, ओमनिवारस प्राणियों के दांतों में विकास हुआ। ठीक है, किस प्रकार के प्राणियों में विकास हुआ? तो वो कॉर्निवोरस भी थे, वो हर्बीवोरस भी थे, वो ओमनिवारस भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राणियों के फॉसिल्स को युगों के अनुसार अध्ययन करने से उनके विकास का संपूर्ण इतिहास तैयार हो जाता है। ठीक है, जो प्राणियों के जो फॉसिल्स थे ना, फॉसिल्स को युगों के अनुसार, ठीक है, युगों के अनुसार अध्ययन करने से उनके विकास का संपूर्ण इतिहास तैयार हो जाता है। अपन उनके जो जीवाश्म होते हैं और उनके फिर युगों के अनुसार अपन इसकी स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ, इनकी हिस्ट्री पूरी क्या होता है, तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, घोड़े की वंशावली निम्न प्रकार है। देखो, काय की, घोड़े की, तो देखिएगा पेडिग्री ऑफ हॉर्स क्या होता है इसमें, ऐसा अनुमान है कि घोड़े का ओरिजिन उत्तरी अमेरिका में आज से लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व इयोसीन युग में हुआ था। जो घोड़ा था ना, उसका जो ओरिजिन, आधुनिक घोड़े के पूर्वज अग्रलिखित है। जो आधुनिक घोड़े है ना, उनके जो पूर्वज है वो अग्रलिखित है। देखो, इयोहिपस, इयोहिपस में क्या होता है, यह घोड़े का प्रथम पूर्वज था। जो इयोहिपस है ना, ये घोड़े का प्रथम पूर्वज था। इसमें क्या होता, क्या हो, ये जो क्या है, जो लोमड़ी की भांति लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा था। ये कितना ऊंचा था, ये लोमड़ी की तरह 30 सेंटीमीटर ऊंचा था। इसकी अगली टांगों में 4 उंगलियां थी। कितनी थी, 4 उंगलियां थी तथा पिछली टांगों में उंगलियों की संख्या 3 थी। ठीक है, पिछली टांगों में उंगलियों की संख्या थी 3। इन पूर्वज से ओलाइगोइसिन युग में पाए जाने वाले मिजोहिपस घोड़े का विकास हुआ। ओके, नेक्स्ट आता अब मिजोहिपस, जब कब पाया गया है, ओलाइगोइसिन युग में। ठीक है, तो मिजोहिपस देखिए, यह घोड़ा भेड़ के आकार से बड़ा था, जिसकी अगली व पिछली टांगे में उंगलियों की संख्या 3 थी। ठीक है, इनकी अगली और पिछली जो टांगों में उंगलियों की संख्या कितनी थी, 3 थी। इसमें से बीच वाली उंगलियां कुछ लंबी थी। जो बीच वाली जो उंगलियां थी वो लंबी थी, जो शरीर के वजन को साधती थी। जो शरीर का जो वजन था ना, उसको क्या करती थी, साधती थी। ओलाइगोइसिन युग के घोड़ों से मायोसिन युग के घोड़ों का विकास हुआ। ओके, अब पढ़ते अपन मेरिकिपस। ओके, इसमें क्या होता है, इनकी ऊंचाई आधुनिक पोनी के लगभग बराबर थी। इसकी दोनों टांगों में 3 उंगलियां थी, जिनमें से बीच वाली उंगली सबसे लंबी थी। 3 उंगलियां थी और बीच वाली उंगली सबसे लंबी थी, जो भूमि तक पहुंचती थी। शेष दोनों उंगलियां भूमि को छू नहीं पाती थी। जो शेष दोनों उंगलियां थी ना, वो भूमि को छू नहीं पाती थी। इन घोड़ों को एक ही बड़ी उंगली से दौड़ने में सुविधा होती थी। ओके, नेक्स्ट आता है प्लियोपिपस। ओके, इसमें क्या होता है, यह ध्यान से देखिएगा, यह प्लायोसिन युग का सबसे ऊंचा घोड़ा था, जिसकी अगली तथा पिछली टांगों के बीच वाली एक उंगली विकसित थी। ठीक है, इधर उधर वाली उंगलियां छोटी थी, जो हड्डी की स्प्लिंट्स की भांति खाल में दबी थी। यह घोड़े क्या करते थे, तेज दौड़ते थे। इसके बाद आता है एक्वस। ध्यान से देखिएगा, एक्वस क्या है, इस आधुनिक घोड़े का विकास प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। क्या हुआ था, इस आधुनिक घोड़े का विकास कब हुआ, प्लीस्टोसिन युग में हुआ। जिसकी ऊंचाई क्या थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1/2 मीटर थी। इसकी अगली तथा पिछली टांगों में केवल एक उंगली
गोलाकार व मजबूत खूर के रूप में थी। समझ में आया। इक्वस घोड़ा क्या था कि इस आधुनिक घोड़े का जो विकास प्लीस्टोसीन युग में हुआ, जिसकी ऊंचाई लगभग क्या थी, 1/1/2 मीटर, 1/1/2 मीटर थी। इसकी अगली तथा पिछली टांगों में केवल एक एक उंगली व गोलाकार व मजबूत खूर के रूप में थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।